Hello everyone. Today on 6th of September, IS Nama is launching a new series on geography. My name is Kamesh Bansoria and I will discuss geography with you guys here. I will try to make it very easy for you and this is going to be very interesting. So without wasting any time, let's start geography. Before moving ahead, what is the prelims syllabus according to UPSC? We will try to stick to our syllabus and we will discuss only those topics which are very important for our preparation. Here we are not going to do any PhD and we will cover topics thoroughly. You can write answers and according to this, and this is going to be a integrated preparation where you will cover prelims and mains. So in prelims, अगर हम बात करें सिलेबस की, तो इस सिलेबस में केवल एक लाइन लिखी है और वही लगभग पूरी ज्योग्राफी को कवर करता है, जिसमें कहा गया है कि नहीं, फिजिकल, सोशो एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड. दिस सिंपल लाइन explains the complete syllabus of prelims if we talk about geography. But when I talk about mains, then it is somewhat a much more explained version of the syllabus, where it is mentioned that the syllabus is वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. यहाँ पर बात की गई है फिजिकल ज्योग्राफी की, जिसमें हम बात करेंगे ओशनोग्राफी की, जिसमें हम बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी की, और हम बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी की. अगर मैं बात करूं क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, तो यहाँ पर देखा यह गया है कि मेंस में प्लस प्रीलिम्स में, अगर मैं बात करूं क्लाइमेटोलॉजी की, तो प्रीलिम्स और मेंस इन दोनों में ही इसका अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है. ठीक है. ओशनोग्राफी भी अच्छे तौर पर, यानी कि अच्छे वेटेज के साथ यहाँ पर पूछी जाती है. In short, prelims and mains both covers physical geography very well. Then we will also study key natural resources. Key natural resources like coal, like steel, and their distribution across the world, including South Asia and Indian subcontinent. यहाँ पर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि अभी हाल ही में देखे भी गए हैं. ठीक है, कि मेंस में आपसे पूछते हैं कोल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. अगर हम बात करते हैं इंडिया को लेकर के, अगर हम बात करते हैं कि कोल माइंस कहाँ पर लोकेटेड हैं वर्ल्ड को लेकर के, ठीक है, वहीं पर अभी ये भी देखा गया है कि हाँ, स्टील के बारे में भी पूछा जाता है. और रिसोर्सेज इज नॉट ओनली अबाउट मिनरल्स, बट इट इज ऑल्सो अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज. ठीक. देन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मेनली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. अभी जैसे हमने देखा हो कि पहले जो इंडस्ट्रीज होती थी वो बेसिकली कहाँ पर लोकेटेड थी, नियर दी रिसोर्सेस, नियर दी रॉ मटेरियल. और अगर मैं कहूँ नियर दी रॉ मटेरियल, तो ये जो इंडस्ट्रीज थी ये पहले कहाँ थी, नियर दी रॉ मटेरियल, जहां पर ये रॉ मटेरियल्स पाए जाते थे. जैसे कोल है, तो जो प्लांट है वो बेस, और वो कोल पर अगर डिपेंड करता है, उस दौरान उनकी लोकेशंस कोल माइंस की तरफ ज्यादा होती थी. बट विद टाइम, और विद द इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ऑल्सो विद द ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, अब ये हो रहा है कि ये जो इंडस्ट्रीज को कहाँ शिफ्ट कर रही हैं, नियर द कोस्ट टू improve their import and export. Then we will also discuss about these disasters: earthquake, tsunami, volcanic activity, and cyclone. Every year we find question coming from these topics, both in prelims and in mains. So it is very important. Then geographical features and their locations. These all things we will discuss thoroughly. बिफोर मूविंग अहेड अगेन, अगर हम बात करें प्रीलिम्स के ट्रेंड की जो बीते कुछ सालों में, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हाँ, 2024 यानी कि जो लास्ट ईयर थे, वहां पर लगभग 18 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम ज्योग्राफी अलोन. इन 2023 दे वर 16 क्वेश्चंस. 2022 में थोड़ा कम यहाँ पर देखने को मिला था ज्योग्राफी का, 8, और 21 में अगेन 14 क्वेश्चंस. ये फिगर जो है वो एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एनवायरमेंट भी आता है. तो कहीं आप देखेंगे कि हाँ, बात की गई होगी कि 2024 में ज्योग्राफी के केवल 14 क्वेश्चंस थे. ठीक है, कहीं आप देख सकते हैं कि नहीं, वहां पर 20 क्वेश्चंस की बात की गई. तो इट इज बिकॉज ऑफ द ओवरलैपिंग नेचर ऑफ एनवायरमेंट. देन अगर मैं मेंस की बात करूं, तो रफली मेंस में हर साल 90 टू 110 मार्क्स के बीच में जो है वो हमारी क्या कवर करती है पेपर वन में, ज्योग्राफी. अगेन ये बताता है कि ज्योग्राफी का रिलेवेंस हमारे लिए कितना है और इसमें हम लोग को किस तरह से आगे बढ़ना है. ठीक है. यहाँ हमने सिलेबस इसलिए डिस्कस किया जिससे कि हम लोग ये देख सकें कि हमको प्रिपेयर क्या करना है.
अंधाधुंध फायरिंग नहीं करनी है कि बुक उठाए और बुक को खत्म किए। प्रिपरेशन इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द बुक, इट इज अबाउट कंप्लीटिंग द टॉपिक। आप किसी भी बुक से पढ़ें, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर ये मेरा काम है कि मैं आपके लिए चीजों को इजी करूं। फिर भी अगर आप मुझसे बात करें कि सर कौन सी बुक एक बार को पढ़ना चाहिए, तो मैं खास करके बोलूंगा कि एक बुक आप जीसी लियोंग जरूर पढ़ें। ठीक है। ये बुक आपको मिल जाएगी, काफी अच्छी बुक है। यहाँ से आपकी फिजिकल भी अच्छे से कवर होगी और ह्यूमन ज्योग्राफी भी आप काफी हद तक इससे कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, इस बुक को आप जरूर पढ़ें। फिर हम आगे देखते हैं कि ज्योग्राफी जो हमारे सिलेबस में है वो क्या है। एक पार्ट इसमें आता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, दूसरा आता है फिजिकल ज्योग्राफी का। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम देखते हैं कि हेमलेट्स हेमलेट्स की अगर हम बात करें, या हम बात करें कि पॉपुलेशन में जब क्वेश्चन आएगा तो वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी से। वहीं फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ पार्ट्स हैं, मेनली जहां पर हमारा फोकस होगा वो होगा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। इसके लिए अगर आप मुझसे बुक पूछेंगे तो आप पढ़ सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह। ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह, ये एक अच्छी बुक है जो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और दूसरी बुक है जो काफी रिनाउंड है, वो है हमारे माजिद हुसैन साहब की। ठीक है। माजिद हुसैन की ये बुक आपको मिल जाएगी, ये भी काफी अच्छी बुक है, आप इसको भी अपने प्रिपरेशन के लिए ले सकते हैं। प्लस इस पूरे सीरीज के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीवाईक्यू साथ में ही करा दूं। ठीक है। और मेंस आंसर राइटिंग भी हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है। ये हो गया। अगेन, आप हमारे टेलीग्राम हैंडल पर जा सकते हैं, वहां पर आप अपने मेंस के आंसर्स फ्री में हम आपको इवेल्युएट करके देंगे। आप चाहें आंसर्स लिखें, अपलोड करें। ठीक, हमारी टीम आपको इवेल्यूशन करके देगी। ओके। अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी को आगे बढ़ाएं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्थ की। और जब अर्थ की बात होगी तो बात आती है कि सर ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है। हम देखते हैं ओरिजिन के लिए जो दो बेसिक थ्योरीज हैं, या मैं कहूँ दो सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरीज हैं। वो है एक नेबुलर नेबुलर हाइपोथेसिस जो दी गई थी इमैनुअल कांत के द्वारा, और एक है बिग बैंग थ्योरी जो बेसिकली दी गई थी जॉर्ज लेमाइतर के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ थ्योरीज हैं जैसे कि प्लेनेटेसिमल थ्योरी, बट वो इतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं होंगी आपकी प्रिपरेशन के लिए। वो हम लोग पढ़ते हैं अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल में। यही दो थ्योरीज हैं, यहाँ से क्वेश्चंस ज्यादा नहीं बनते, मेंस में भी बहुत कम है, प्रीलिम्स में भी काफी कम है, तो इसको हम बहुत लिमिटेड ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फालतू अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपनी प्रिपरेशन को पूरे दौरान टू दी पॉइंट रखेंगे। ठीक। बात करते हैं नेबुलर थ्योरी। ये मैंने आपको बताया किसने दी थी? ये कांत ने दी थी। और इसको बाद में लेप्लास ने क्या किया था, थोड़ा सा इसमें चेंजेस किए थे लेप्लास, इन्होंने इसको में क्या किया था, इस थ्योरी में थोड़े से चेंजेस किए थे। ठीक है। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि इनिशियली ये जो हमारा एक क्लाउड था, गैसेस गैसेस का क्लाउड था, मेनली किसका था, और उसमें मेनली जो गैसेस थी वो किसकी थी, हाइड्रोजन। ये जो क्लाउड था, वो विथ टाइम क्या किया, स्क्वीज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। और दूसरी अगर मैं बात करता हूं कि ये जो पर्टिकुलर क्लाउड था ये क्या कर रहा था, साथ साथ में रोटेट कर रहा था। ठीक है। इट वॉज रोटेटिंग। ठीक, ये कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा था। और इसके साथ विथ टाइम क्या हुई, चीजें स्क्वीज हुई और वो उन्होंने एक फॉर्म ले लिया डिस्क का, जो हम लोग सीडी डिस्क देखते हैं। ठीक है ना, ये उसके फॉर्म में आ गया विथ टाइम। और जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, कंडेंसेशन होता है। जब कंडेंसेशन हुआ तो वहां पर ये देखा गया कि जो पार्टिकल्स थे वो अब क्या हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स बन गए। वो क्या हो गए, आपस में मिल गए, कॉन्डेंस हो गए, और उनमें कोलेसेंस भी देखने को मिला। ठीक, जब वो पार्टिकल्स आपस में मिले तो वहां पर उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया प्लैनेट्स, प्लैनेट एसिमल इसको बोला गया, लार्ज बॉडीज बनाई। ठीक। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा था, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा था। विथ टाइम, जैसे जैसे टाइम और आगे बढ़ा, ये एक कंप्लीट प्लेनेट के फॉर्म में आ गए। ठीक है। और बिकॉज ये पहले से ही मूव कर रहे थे, पहले से ही क्या कर रहे थे, अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा था एक क्लाउड, यही वजह है कि आज भी हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ये हमने एक शॉर्ट में देख लिया कि नेबुलर थ्योरी क्या थी। इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में नहीं पढ़ना है, फालतू की पीएचडी नहीं करना है। अगेन, अगली जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में बात की गई थी कि इनिशियली जो हमारा पूरा एक छोटी सी कह सकते हैं हम लोग डॉट, इन्फिनिटली स्मॉल डॉट बोला गया था इसको, कि जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम में बात कर सकता हूँ, ये क्या था, इन्फिनाइटली स्मॉल था, बहुत ज्यादा स्मॉल डॉट के रूप में इसको इनिशियल स्टेज पर ये था। और इसकी जो डेंसिटी थी, जो डेंसिटी इसकी जो मानी गई थी वो भी क्या थी, इन्फिनाइट थी। ठीक है। इसकी डेंसिटी क्या थी, इन्फिनाइट थी। और यही वो एक डॉट था जिससे कि सारे के सारे क्या हुए, मैटर फॉर्म हुए। ठीक है। तो ये जो डॉट आप यहां देख रहे हैं,
ये जो डॉट है, ये क्या करता है, एक टाइम के बाद एक्सप्लोड करता है। और जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसमें से पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सपेंड होना शुरू होते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं स्टेज वन में पार्टिकल का एक्सपेंशन हो रहा है, स्टेज टू में फर्दर एक्सपेंशन हो रहा है, एंड स्टेज थ्री में अगेन फर्दर एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी सिंपल बोलती है कि बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ अ वेरी टाइनी बॉल ऑफ infinitely small in size and which has infinite density। ठीक है, इसका क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, वहां से हमारा क्या बनता है, अगेन यूनिवर्स का फॉर्मेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का फॉर्मेशन होता है। बाकी आगे जब ये थ्योरी जब आगे बढ़ी, इसी थ्योरी में को सपोर्ट करते हुए हबल ने बोला था कि आर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग कंटिन्यूअसली, बट अभी जो इसका रेट है एक्सपेंशन का वो क्या है, अभी स्लो डाउन हुआ है, जबकि प्रीवियसली दिस रेट वाज मच हायर। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ये दोनों थ्योरीज हमने हल्का हल्का देख लिया है, इससे ज्यादा हम लोग इसमें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपनी अर्थ के बारे में। अब हमारी अर्थ का जन्म हो गया, अब हम देखते हैं अर्थ की पोजीशन क्या है। बिफोर मूविंग ऑन दिस टॉपिक, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि लेटीट्यूड क्या है। तो ये जो लेटीट्यूड है और लॉन्जिट्यूड है, ये सभी क्या होती हैं, एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, ये मैंने बनाया एक लॉन्जिट्यूड, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये और ये लाइन किसके लिए है, ये लाइन हम लोग के लिए है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, एक लोकेशन पता करते हैं। ठीक है, अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास को डिसाइड करते हैं। उन सभी स्टडी के लिए हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। जो वर्टिकल अगर आप जो लाइन देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूड, और जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, लेटीट्यूड। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारी लेटीट्यूड। ठीक, वे अगर हम देखें कि सबसे बड़ा लेटीट्यूड कौन सा होगा, तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा लेटीट्यूड होगा इक्वेटर। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो सर्कल है, ये जो अर्थ को कवर कर रहा है, इस पूरे सर्कल को जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं लार्जेस्ट सर्कल विच इज कॉल्ड इक्वेटर। और यही है सबसे बड़ा हमारा लेटीट्यूड। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब हम देखते हैं इक्वेटर, अगर मैं यहाँ पर एक अर्थ बनाता हूँ अपनी, ठीक है, ये मेरी अर्थ है, ये मेरा इक्वेटर है। ठीक, ये मेरा अगेन लेटीट्यूड वन है, ये लेटीट्यूड टू है। अगर मैं बात करता हूँ इक्वेटर से जब मैं पोल्स की तरफ जाऊंगा, तो मेरी लेटीट्यूड की जो लेंथ है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये किस केस में होता है, लेटीट्यूड के केस में, बट लॉन्जिट्यूड के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो लेंथ है लॉन्जिट्यूड की, वो सभी की क्या होती है, मोर और लेस इक्वल होती है। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है। तो जिस पॉइंट पर लॉन्जिट्यूड आकर के लॉन्जिट्यूड आकर के मीट करते हैं, द पॉइंट वेयर ऑल द लॉन्जिट्यूड मीट्स इज कॉल्ड पोल। इन नदर्न हेमिस्फीयर वी कॉल इट नॉर्थ पोल, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर वी कॉल इट साउथ पोल। ठीक है, ठीक है सर, हमने ये देख लिया नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है। फिर हम बात करते हैं अर्थ की। तो ये जो हमारी अर्थ है, ये हमारी जो अर्थ है, वो अपनी पोजीशन से क्या है, टिल्टेड फॉर्म में है। टिल्टेड का मतलब कि ये अगर मैं एक ऐसा एक्स वाई एक्सिस बनाऊं, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ एंगल बना रही है। ठीक है, और ये एंगल कितना है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारी अर्थ कितनी टिल्ट है, 23.5 डिग्री। और दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारी अर्थ अगर ये मेरा सन है, तो हमने अपनी थ्योरी से देखा था कि सारे के सारे प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, इसके आसपास मूव कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट है वन पर्टिकुलर साइकिल का, जो वन पर्टिकुलर सर्कल का अराउंड दी सन, इसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और ये जो दूसरा एक्सिस पर जो हमारी अर्थ मूव करती है, जैसे कि इसमें भी बताया गया है इस डायग्राम में, कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर भी घूमती है। ठीक है, इट्स लाइक कि मैं एक जो बॉल को लूं और उसको अपने फिंगर से इसको ऐसे रोटेट करूं ग्राउंड पर। ठीक है ना, तो हमारी जो अर्थ है वो भी क्या करती है, अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करती है। ठीक है, फिर बात करते हैं सर रेवोल्यूशन में टोटल टाइम कितना लगता है। एक रेवोल्यूशन अर्थ को कंप्लीट करने में टाइम लगता है 365 डेज एंड 1/4 डे। इसका मतलब इसका मतलब यह है कि 365 और एक चौथाई दिन और लगेगा, जब जाके एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है। बट हमारे कैलेंडर में हम लोग 365 डेज ही देखते हैं, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेट्स। बात आती है फिर जब ये 1/4 यहाँ पर जो डे है, इसका क्या हो रहा है, यही जो 1/4 पार्ट है, ये अगले 4 साल में जाके क्या बन जाता है, एक पर्टिकुलर डे बनता है।
और वो हमारे लीप ईयर में आकर के क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसीलिए हमारे लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे मिलता है। और पर्टिकुलर डेज कितने रहते हैं? 366। एक पर्टिकुलर हर एवरी फोर्थ ईयर, ठीक है ना, एवरी फोर्थ ईयर क्या होगा, ये वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ ऐड होकर क्या बनाएंगे, एक डे बनाएंगे। और वो क्या फॉर्म होते हैं हमारे लीप ईयर में जाके, वहां पर हम लोग को क्या देखने को मिलता है, एक एक्स्ट्रा डे। रोटेशन की हमने बात कर ली, ठीक है। ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। और अगर मैं आपसे कहूं कि यही एक वजह है कि हम लोग को ये देखने को मिलता है कि ईस्ट से हमारा सन क्या करता है, राइज करता है। अगर ये मेरा सन है, सन राइज होगा मेरा यहाँ से, ये मेरा सन है यहाँ, मानिए ये मेरा सन है। तो जब मेरी अर्थ ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी, इसको मैं मान लेता हूँ सी, और इसको मैं मान लेता हूँ डी। यहाँ पर मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपनी अर्थ को, जो कि मेरी अर्थ किस में, इस पर्टिकुलर फॉर्म में है, इसको जब मैं एक पेपर की तरह अनफोल्ड करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से आएगी, ठीक है। और जब मैं आपको बोलूंगा कि वेस्ट टू ईस्ट इसका मूवमेंट है, तो आप समझेंगे कि सबसे पहले जो पॉइंट सन के पास से गुजरेगा वो होगा पॉइंट ए, फिर आएगा पॉइंट बी, फिर आएगा पॉइंट सी, एंड देन पॉइंट डी। यही रीजन है कि हम लोग बोलते हैं कि हाँ, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक। तो ये हमने देख लिया अपनी अर्थ के बारे में, जो छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और सिचुएशंस की, जैसे कि सर इक्विनॉक्स क्या है, समर सोल्स्टिस क्या है, एंड विंटर सोल्स्टिस क्या है, ठीक। तो इसको आप यहां समझिए कि ये मेरा सन है, ये मेरा सन है, ये मेरी अर्थ की पोजीशन है। आप देखिए यहाँ पर अर्थ क्या है मेरी, टिल्टेड फॉर्म में है ना, टिल्टेड फॉर्म में है, ठीक, टिल्टेड फॉर्म में। प्लस ये अर्थ मेरी क्या कर रही है, विद टाइम स्पिन भी कर रही है अपनी एक्सिस पर। विद टाइम ये क्या कर रही है, स्पिन कर रही है, ये साइन दिया हुआ है, ठीक है। मिड टाइम ये क्या कर रही है, यहाँ पर भी वेस्ट टू ईस्ट स्पिन कर रही है। अब जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि हाँ, ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल वो है इसका ऑर्बिट, जहां पर ये मूव कर रही है। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। सन का पोजीशन एग्जैक्टली सेंटर में ना होकर के थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, ठीक है। इसीलिए जो डिस्टेंस है अर्थ का, वो क्या करता है, चेंज कर जाता है विद रिस्पेक्ट टू सन। यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक ये डिस्टेंस आएगा और एक ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आएगा, ठीक है, ठीक। तो द डिस्टेंस विच इज द ग्रेटेस्ट फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज कॉल्ड एपोजी, ठीक है। इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोजी, ठीक। और जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं पेरिजी, ठीक है। ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, एपोजी और पेरिजी। ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मगर आप नोट कर लीजिएगा इनको। ये है एपोजी, इट इज क्या होता है, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। इट इज ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ठीक। और दूसरा है हमारा पेरिजी, वो क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, या मैं कह सकता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, ठीक है। ये क्या है, शॉर्टेस्ट, ठीक सर। ये देख लिया हमने कि पोजीशन के रिगार्डिंग डिस्टेंस क्या है सन और अर्थ के बीच में। देन अब आप एक और बात समझिए कि ये जो मेरी अर्थ है, ठीक, अभी मेरी अर्थ क्या है, यहाँ मूव कर रही है, रिवॉल्यूशन में है, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि डिफरेंट पोजीशन पर अर्थ में जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर है, वहां पर क्या देखने को मिलेगा हमको, डिफरेंट इंसुलेशन की जो इंटेंसिटी है वो देखने को मिलेगी, या मैं कहूँ कवरेज एरिया ऑफ इंसुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे कि आप जब देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है, अगर मैं इसको नाम दूं पोजीशन ए, ठीक है, अगर मैं पोजीशन ए की बात करूं, तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे ये मेरा क्या है, ये मेरा है नॉर्थ पोल, ये मेरा है नॉर्थ पोल, और ये मेरा है साउथ पोल, ठीक है। ये मेरा क्या है, साउथ पोल। इस पर्टिकुलर पोजीशन पर बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ अर्थ, यहाँ यहाँ क्या होगा, जो इंसुलेशन आएगा वो साउथ पोल को बेटर कवरेज मिलेगा, बेटर कवर करेगा, लार्ज एरिया में कवरेज करेगा, ठीक। वहीं पर मेरा नॉर्थ पोल में यहाँ क्या होगा, डार्कनेस होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक सनरेज नहीं पहुंच पाएंगी। तो डेफिनेटली जब साउथ पोल में ज्यादा सनरेज पहुंच रही हैं, तो यहाँ क्या होगा, डेज डेज अगर मैं बात करूं, डेज की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और नॉर्थ पोल में नाइट आवर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल में क्या होंगे, नाइट आवर्स ज्यादा होंगे। यही रीजन है कि जब हम बात करते हैं विंटर सोल्स्टिस की, ठीक, हम बात करते हैं विंटर सोल्स्टिस की, ठीक है। ये मेरा अर्थ हो गया, ये ऐसा कुछ एक्सिस था इसका, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये है मेरा सन। चीज यहाँ सही काम नहीं हो रही, ये है मेरा सन। इसका जो रेज है वो कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं
कुछ ऐसा जा रहा है, बट यहाँ नहीं जा पाएगा। यहाँ नहीं जाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल को विंटर सोल्स्टिस में क्या करेगा, सन कवर नहीं कर रहा। यही रीजन है कि सदर्न हेमिस्फीयर में डेज क्या होंगे, लंबे होंगे। अगर मैं बात करूं सन आवर्स की, अगर मैं बात करूं नाइट की, तो नाइट जो होगी सदर्न हेमिस्फीयर में, उसका ड्यूरेशन क्या होगा, कम होगा। वहीं पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसका ड्यूरेशन ज्यादा होगा। अगेन, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है विंटर सॉल्स्टिस में, आपको समझना होगा कि ये जो सन की जो पोजीशन होती है, ठीक है, अगर ये मेरा सन है और ये मेरी अर्थ है, तो सन की पोजीशन कुछ इस तरह होगी कि ये डायरेक्ट कि ये ओवरहेड होगा, यानी कि ये कहाँ पर अपनी पोजीशन बनाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर क्या बनाएगा, अपनी पोजीशन बनाएगा, डायरेक्टली ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। यानी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो सबसे ज्यादा इंसुलेशन क्या करेगा, रिसीव करेगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है अगेन सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक, तो ये हमने देख लिया विंटर सोल्स्टिस। एक बार इसको भी पढ़ देते हैं। विंटर सोल्स्टिस इन केस ऑफ northern hemisphere is when the sun is overhead the tropic of capricorn and because of this night is longest। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, अगेन सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सन का पूरा फोकस कहाँ है, सन का पूरा फोकस अगर मैं यहां भी देखूं, तो वो कहां पर आ रहा है, मेरे सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है। ठीक है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को बेटर तरीके से कवर नहीं कर रहा, इसीलिए यहां पर ये देखने को मिलता है कि विंटर सोल्स्टिस में नाइट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबी होती है। फिर समर सॉल्स्टिस क्या होता है सर, समर सॉल्स्टिस में सिंपली अगर मैं देखूं, ये मेरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर आप लाइन देख रहे हैं, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इस दौरान समर सॉल्स्टिस में जो सन है वो मेरा ओवरहेड करता है कहां पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। यानी कि नदर्न पोल को बेटर कवरेज मिलेगा। ठीक, नदर्न पोल को बेटर कवरेज मिलेगा। और इसी दौरान क्या देखने को मिलता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्ग डेज होते हैं, या मैं कह दूं लॉन्गेस्ट डेज होते हैं। ठीक, लॉन्गेस्ट डेज होगा। मगर वहीं पर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या देखने को मिलेगा, सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट नाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है क्या, लॉन्गेस्ट नाइट। ठीक, ठीक है सर, ये भी कवर हो गया। फिर सर इक्विनॉक्स क्या होते हैं, इक्विनॉक्स सिंपल वो पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे अगर मैं बात करूं पोजीशन सी, ठीक है, अगर मैं बात करूं पोजीशन डी, तो इक्विनॉक्स वो पर्टिकुलर पोजीशंस होती हैं जहां पर कि सन जो है वो इक्वेटर के ओवरहेड होता है। ठीक है, सन जो है वो किसके ओवरहेड होता है, इक्वेटर के ओवरहेड होता है। और इस दौरान डेज एंड नाइट दोनों का जो ड्यूरेशन है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, वो सेम होगा। ठीक है, ये देख लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो चेंजिंग नेचर है, ये जो हम देख रहे हैं कि दिन बढ़ रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाकर के या सदर्न हेमिस्फीयर में जाकर के, ये क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, पहली चीज, एंड बिकॉज ऑफ इट्स टिल्ट। ठीक है, अगर ये टिल्ट ना हो, अगर ये टिल्ट ना हो, तो ये मानिए मेरा ये सन है, ये मेरी अर्थ है, अगर ये टिल्ट ना हो तो यहाँ पर क्या होगा, हर पोजीशन में हम कह सकते हैं कि क्या देखने को मिलेगा, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। यहां पर मैं इक्वल बात कर रहा हूं ड्यूरेशन के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैग्नेटिक पोल वर्सेस ज्योग्राफिकल पोल। ठीक, तो कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी कि अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, वो अभी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अपनी करंट पोजीशन, यानी कि अभी ये है कनाडा से साइबेरिया की तरफ ये मूव कर रहा है। ये है हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये है हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल। तो सर ये दोनों है क्या चीज, देखिए जब हम इंटीरियर पढ़ेंगे अर्थ का, तो हम आपको वहां रूबरू कराएंगे कोर से। ठीक है, हम कोर के बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे आउटर कोर के बारे में। ठीक, और ये भी क्या कर रहे हैं, विद, क्योंकि ये अर्थ का ही पार्ट है, तो ये अपनी एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, और इसी की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक नेचर अर्थ में क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आप देख रहे हैं, ये सब उसी की वजह से है। ठीक है, तो जब ये अर्थ हमारी मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करती है, तो हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर क्या है, साउथ पोल, और यहाँ है हमारा नॉर्थ पोल। ये जो साउथ और नॉर्थ में बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक, और बचपन से हम क्या पढ़ रहे हैं, बचपन से हम पढ़ रहे हैं कि जब भी हम मैग्नेट की बात करते हैं, तो सिमिलर पोल्स क्या करते हैं, रिपेल
ठीक है। सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर और डिफरेंट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो जब सिमिलर पोल होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यही वजह है कि जब मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ साउथ आएगा तो ये जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। बिकॉज क्योंकि ये क्या है, ये साउथ है और इसका जो अपोजिट पोल होगा वो होगा मैग्नेटिक नॉर्थ। सिमिलरली जब हम साउथ, मैग्नेटिक साउथ की बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक साउथ हमारा कहाँ पर डेवलप होगा, ये हमारा डेवलप होगा जहां पर मैग्नेटिक लाइंस का नॉर्थ आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जहां नॉर्थ आता है वहां पर हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल डेवलप होगा। वहीं फिर हम बात करते हैं कि सर तो क्या ये जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ से कैसे अलग है। तो देखिए, इनकी जो करंट पोजीशन है वो कहाँ है, वो है हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ से 11 डिग्री, 11 डिग्री पर। ठीक, यानी कि ये थोड़ा सा अपने टिल्ट होते हैं और ये अभी कहाँ पर है, ये है अभी कनाडा में। फिर हम बात करते हैं कि सर ये जो मैग्नेटिक नेचर है अर्थ का वो डेवलप कैसे हो रहा है। तो देखिए, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक नेचर है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन। यानी कि सन की भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है। और ये उसी पर हमारा क्या करता है, अर्थ का मैग्नेटिक नेचर डेवलप करता है। आपको समझना ये भी होगा कि ये जो मैग्नेटिक नेचर है अर्थ का वो विथ टाइम चेंज करता है, यानी कि ये परमानेंट नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ है और साउथ में यहाँ मैग्नेटिक साउथ है। बट हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेटर आपको ये देखने को मिले कि कंप्लीट रिवर्स हो गया है और यहाँ पर जो साउथ की जगह वो है नॉर्थ और नॉर्थ की जगह है साउथ। एंड दिस रिवर्सल, ये जो हमको देखने को मिला था या ये जो हमको इसका जो एविडेंस हमको मिलता है वो जब हम आगे पढ़ेंगे ओशनोग्राफी, वहां हमको देखने को मिलता है जहां पर हम बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग की। ठीक है, जब हम बात करेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग की तो ये जो पर्टिकुलर रिवर्सल है मैग्नेटिक फील्ड का वो हमको वहां से देखने को मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड डाउट है तो ये मेरे पर्सनल ईमेल आईडी, आप यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ आप जाकर मुझे अपना डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। और ये हमारा चैनल का है, ये हमारा इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम हैंडल है UAIAS नमक, वहां जाकर आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एनहांस करें। इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर हम आपको मेंस आंसर राइटिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो आप जाएं और मेंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप मेंस नहीं करेंगे आप प्रीलिम्स की साइकिल में उलझे रहेंगे। ठीक है, तो आप वहां जाएं, अपना मेंस आंसर लिखें और हमें अपने पास, हमारे पास सेंड करें, हम आपको फ्री इवेल्युएशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।